Yes, good morning, students. Welcome to SD Commerce Career Sector 10 Panchkula. This is CA Dheeraj here. Hope you all are well and doing well. एंड उम्मीद करूंगा कि आप लोगों ने मेरा लास्ट लेक्चर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के ऊपर, जहां पे मैंने आपको फोर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी क्लियर जो हमने मॉडल वहां पे डिस्कस किया था विद कैपिटल मार्केट, दैट मींस एक कंप्लीट पिक्चर हमने वहां पे डिस्कस की थी अबाउट द डिपेंडेंसी ऑफ ईच सेक्टर, कि दैट मींस हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर पे कैसे डिपेंड करता है, प्रोड्यूसर गवर्नमेंट के ऊपर एंड गवर्नमेंट इन दोनों के ऊपर एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हमारा क्या रिलेशन है। एंड विद कैपिटल मार्केट हमने वो बड़े एक बेटर वे से प्रॉपर पिक्चर हमने वो सारी बनाई थी, क्लियर। एंड आपको मैं रिवीजन भी करवाऊंगा उस चीज की जस्ट 2 मिनट्स के लिए, बिकॉज आज का लेक्चर भी मुझे नेक्स्ट ऑन काफी कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स आप लोगों के साथ डिस्कस करने हैं, सो दैट मैं फर्स्ट 2 टॉपिक्स के ऊपर अपनी ग्रिप अच्छी बना सकूं, प्लस आप लोगों को कंटेंट थोड़ा थोड़ा ही सही बट कुछ ना कुछ आपको प्रोवाइड डेली न्यू मैटर्स आपके साथ डिस्कस कर सकूं। ओके, सो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक चीज तो सर आपके साथ डिस्कस कर ली, दैट इज अबाउट द 4 सेक्टर मॉडल जो हमने बनाया था विद कैपिटल मार्केट, एंड 2 डिफरेंसेस न्यू हमने नोट डाउन किए थे, जिनमें से सर नंबर 1 कॉन्सेप्ट था अबाउट द इंजेक्शंस एंड लीकेजेस, जो प्योरली ही लिंक किसके साथ करता है, अपना सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के साथ। क्योंकि सर जितना भी आपने ये हमें 2 सेक्टर मॉडल कह लो, 3 सेक्टर मॉडल या 4 सेक्टर मॉडल आपने जो अंडरस्टैंड करवाया, क्या सर ये जो एक मॉडल है ये सर्कुलर वे से चलता जाएगा? क्या इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगी, या कभी ये कभी खत्म नहीं होगा? क्या ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है? सर अगर वहां पे ये 2 नए कंसेप्ट्स इंट्रोड्यूस किए जाएं, दैट इज इंजेक्शंस लगाना या लीकेजेस होना फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, तब आपके उस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को खतरा है कि बेसिकली वो कभी ना कभी क्या होएगा, एंड होएगा। क्लियर? तो अगर तो देखो सर इंजेक्ट करते जाओगे, दैट मींस किसी अदर सोर्सेज से पैसा आया और मैंने अपने उसको एग्जिस्टिंग सर्कल में क्या कर दिया, एडअप कर दिया, इंजेक्ट कर दिया, तो उससे क्या होगा सर, मेरा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। दैट मींस पहले से मेरा सर्कल जो था, एग्जिस्टिंग सर्कल क्या कर देगा सर, इंक्रीज कर देगा। क्लियर? बट सर ये तो फिर एक अपने आप में पॉजिटिव इफेक्ट हुआ, बिल्कुल सही। इंजेक्शंस का पॉजिटिव इंपैक्ट होता है किसके ऊपर, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के ऊपर। जितने आपके इंजेक्शंस होंगे, बिकॉज यू आर एडिंग अप टू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, तो उसका क्या होगा, पॉजिटिव इंपैक्ट। क्लियर? लाइक आपने यहां पे क्या पढ़ा सर, गवर्नमेंट की ओर से कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर होना, एक्सपोर्ट्स करना। क्लियर? ये अपने आप में क्या है सर, कोई एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना, ये अपने आप में क्या है, इंजेक्शंस। ओके सर, व्हाट डू यू मीन बाय लीकेजेस? लीकेजेस होने से, नाम से ही हल्का सा क्लियर हो रहा है, लीकेजेस होने से मतलब जो आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एट प्रेजेंट चल रहा था, आपने उसमें से अगर कोई कैपेसिटी विड्रॉ की, दैट मींस उसमें से कुछ मनी विड्रॉल्स किए या किसी भी तरह से आपने कोई लीकेजेस करी। क्लियर? तो अल्टीमेटली लीकेजेस होने का मतलब क्या हुआ, व्हेन इनकम रिसीव फ्रॉम द वन सेक्टर, जो मैंने आप लोगों से इनकम रिसीव करी, एंड द सेम हैज नॉट बीन पास टू द अदर सेक्टर, और वो अदर सेक्टर को एज इट इज पास ऑन अगर नहीं हुई, दैट मींस वहां पे आपने क्या करी हैं, लीकेजेस करी हैं। एंड लीकेजेस होने से, जैसे मैंने आपको लास्ट एग्जांपल भी दी थी, कि अगर मैं 100 रुपीज कमा रहा हूं, 100 रुपीज अगर मैं नेक्स्ट ऑन एज इट इज पास ऑन कर रहा हूं सेम सेक्टर को, किसी और सेक्टर को, तो आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कंटिन्यूटी वे से चलता जाएगा। बट सर व्हाट इफ अगर 100 रुपीज की बजाय मैंने उसमें से सर 20 रुपीज 30 रुपीज क्या कर लिए, सेव कर लिए, एंड 70 रुपीज नेक्स्ट आगे क्या किए, मैंने खर्च किए, तो नॉर्मल सी बात, सेविंग करना इज काइंड ऑफ लीकेज, बिकॉज आपने अपने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में से सेविंग करके, टैक्सेशन के थ्रू या इंपोर्ट्स के थ्रू अपने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में, डोमेस्टिक जो अपना है इंडिया का, वहां से आपने कैपेसिटी को क्या किया, विड्रॉन किया, जिसके कारण ये सर्कल कभी ना कभी किसी पॉइंट पे एंड होगा। सो व्हाट मैं नॉर्मल ये कहना चाहूंगा कि ये सर्कुलर, हमने डेफिनेशन में भी ये चीज पढ़ी थी, ये सर्कल कब कंटिन्यूटी में रहता है, जब मेरे द्वारा रिसीव की गई चीज एज ऑन नेक्स्ट ऑन क्या कर दी गई, पास कर दी गई, तब आपका ये सर्कल कंटिन्यूटी वे से चलता जाएगा।
ओके सर, फटाफट रिवीजन करवाइए सर। एक कॉन्सेप्ट हमने और किया था, दैट इज ऑल अबाउट स्टॉक्स एंड फ्लो कॉन्सेप्ट। दैट मींस इकोनॉमिक वेरिएबल्स की वैल्यू को मेजर करना, वेरिएबल्स की वैल्यू को मेजर करना एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। क्लियर? एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जब आप उसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज स्टॉक कॉन्सेप्ट, दैट इज कॉल्ड एज स्टॉक कॉन्सेप्ट। एंड जब आप उन्हीं इकोनॉमिक वेरिएबल्स को उनकी वैल्यू को मेजर करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दैट मींस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड एज फ्लो कंसेप्ट। जैसे ही मैंने आपको नॉर्मली लास्ट क्लास में भी एग्जांपल्स दी थी सर, इनकम को मेजर करना, एक्सपेंडिचर को मेजर करना, ये बेसिकली अपने आप में सारे क्या हैं, क्लियर, एक फ्लो कंसेप्ट है। क्लियर? क्योंकि इनकम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं होती, इनकम काउंट की जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लाइक आप तो अच्छा भला जानते हैं सर, आप लोगों तो ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बना चुके हैं अकाउंट्स के अंदर, ट्रेडिंग अकाउंट आपने बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने बनाया। तो नॉर्मल एक बात बताइए सर, जितनी भी आइटम्स आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में डालते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हैं, वो सारे के सारे इनकम्स और एक्सपेंडिचर, क्लियर, लाइक रेंट, सैलरी, कोई कमीशन, इनकम, जो भी आपने कमाई, कोई भी आपके एक्सपेंसेस हैं, वो सारे अपने आप में क्या हैं, एक फ्लो कंसेप्ट है। बिकॉज आप ऊपर भी लिखते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, दैट मीन्स आप एक साल के अंदर होने वाले खर्चे एंड होने वाले इनकम्स को क्या करते हैं, काउंट करते हैं, कंसीडर करते हैं। तो दैट्स व्हाई इट इज अ फ्लो कंसेप्ट। एंड व्हाट सर मतलब अपना स्टॉक कंसेप्ट फिर क्या हुआ? स्टॉक कंसेप्ट मींस एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे लाइक कैपिटल को मेजर करना, वेल्थ को मेजर करना, इकोनॉमिक्स के अंदर वर्ड बोल सकते हो मनी सप्लाई को मेजर करना। तो ये सारे के सारे एज ऑन डेट एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या किए जाते हैं, मेजर किए जाते हैं। और लॉट ऑफ एग्जांपल्स काफी ज्यादा हैं इस चीज के ऊपर कि स्टॉक कॉन्सेप्ट कौन से हैं और प्लस अपना ये फ्लो कॉन्सेप्ट क्या है। बट आप लोगों ने यहाँ पे अपना मीनिंग क्लियर रखना है कि जब वेरिएबल्स की वैल्यू को मेजर किया जाए एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, दैट इज कॉल्ड एज स्टॉक कंसेप्ट। एंड वेरिएबल्स की वैल्यू को मेजर करना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दैट मींस टाइम डायमेंशनल, पर ईयर, पर आवर, तो उसे वर्ड क्या बोलते हैं हम, फ्लो कंसेप्ट। हाँ, बट ये है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, बिकॉज स्टॉक का इंपैक्ट किसके ऊपर आएगा, फ्लो के ऊपर, एंड फ्लो का इंपैक्ट किसके ऊपर आएगा, स्टॉक के ऊपर। सो बेसिकली इन दोनों का आपस में भी क्या है, रिलेशन। लेट्स स्टार्ट with our new topic. Let me open my notes. Let's start. सर आज हम कुछ अच्छे टॉपिक्स यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, जो हमारे लास्ट टू लास्ट भी पेंडिंग रह गए थे, बट मैंने एक इंट्रोडक्शन सी हल्की सी आपके सामने डिस्कस की थी। जस्ट अ मिनट सर, ये था हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ये 4 सेक्टर मॉडल जो हम लोगों ने डिस्कस किया था विद कैपिटल मार्केट। हाँ, सिग्निफिकेंस बहुत अच्छे वे से रीड आउट की कि बेसिकली हम ये रिलेशन इनका आपस में क्यों रीड आउट कर रहे हैं। एंड आफ्टर दैट ये 2 टॉपिक्स हमने क्या किए थे, डिस्कस। यस प्लीज, आगे नेक्स्ट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा, न्यू टॉपिक इज फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। यस, हेडिंग दें यहाँ पे हेडिंग प्रॉपरली प्रोवाइड करें आपको यहाँ पे। यस प्लीज, फेजेस of circular flow of income। सर अब नटशल फाइंड आउट करवा दो कि बेसिकली सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में कौन कौन से फेजेस हैं। तो राजे ये फेजेस मैं आपको ऑलरेडी डेफिनेशन के अंदर बता चुका। अगर मैं यहाँ पे डेफिनेशन दोबारा ओपन करूं, स्टार्टिंग में ऊपर जाऊं, जो हमने यहाँ पे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर एक डेफिनेशन भी लिखी थी, मैं आपको दोबारा यहां पे रिमाइंड करवाना चाहूंगा। ये ब्रैकेट सर, ये डेफिनेशन जो हमने लिखी थी, आज इसी के बारे में डिटेल डिस्कशन हमने यहाँ पे करनी है। क्लियर? ज्यादा टाइम नहीं लूंगा बिकॉज थोड़ा सा फास्ट वे से मुझे ये टॉपिक आज कंप्लीट करवाना है एंड लॉट ऑफ टॉपिक्स मेरी ओर से भी पेंडिंग है। तो प्लीज साथ साथ कोऑपरेट करते रहें एंड जो नोटिंग मैं आपको लिखवाऊंगा आप उसको कॉपी पे प्रॉपर वे से नोट डाउन करते रहें। सो अ कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ, 3 वर्ड आपने यूज किए, कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ किसका, प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर।
सर बेसिकली यही तीन फेजेस ऑफ द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आज हम डील करने वाले हैं। बिकॉज ये जो सेक्टर्स हैं आपस में, इनमें जो लेन देन आपस में चल रहा है, ये सिर्फ तीन वर्ड्स का ही लेन देन है सर। पहले क्या होती है सर? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन करने से नेक्स्ट ऑन क्या होगी सर? इनकम जनरेशन। इनकम जनरेशन नेक्स्ट ऑन क्या की जाएगी? खर्च की जाएगी, एक्सपेंडिचर। और वही एक्सपेंडिचर किया हुआ पैसा दोबारा फैक्ट्री के पास आएगा और दोबारा फिर वो क्या करेंगे? प्रोडक्शन करेंगे। तो नॉर्मल सी बात, अगर हम इन नटशल देखें कि ये जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जितना भी टॉपिक हम यहाँ पे रीड आउट कर रहे हैं सर, ये तीन फेजेस में डिवाइड, क्लियर? तीन फेजेस में यहाँ पे डिवाइडेड है, जिनमें से नंबर वन फेज लिखें, नंबर वन फेज नोट डाउन करें, फेज ऑफ प्रोडक्शन। डायग्राम इसके नीचे लास्ट में बनाएंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कंटेंट आपको नोट डाउन करवा दूं, एंड प्लीज राइटिंग थोड़ी आप फास्ट रखिए। फेज ऑफ प्रोडक्शन, सबसे पहला फेज, इट मींस द प्रोसेस, इट मींस द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन, इट मींस द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन बाय द प्रोड्यूसिंग सेक्टर। नेचुरली सर प्रोडक्शन कौन करेंगे? प्रोड्यूसिंग सेक्टर वाले, बाय द प्रोड्यूसिंग सेक्टर, फुल स्टॉप। और सर ये प्रोडक्शन कैसे करेंगे? द प्रोड्यूसर सेक्टर, द प्रोड्यूसर सेक्टर हायर्स, क्या करेगा सर? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, क्लियर? फ्रॉम, किससे लेगा? हायर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन from the household sector, the household sector, clear? फुल स्टॉप। अब यहां पे आप कह सकते हो कि जी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से हुए सर? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। एंड यहां पे आपको प्लीज बताने की जरूरत ना पड़े हाउस होल्ड सेक्टर वालों से क्यों मांगेंगे, बिकॉज हाउस होल्ड सेक्टर्स आर द ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो इसीलिए प्रोड्यूसर सेक्टर वाले, आप टू सेक्टर मॉडल में जाके रिमाइंड कर सकते हैं कि हाउस होल्ड सेक्टर की ओर से फैक्टर सर्विसेज या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किसको प्रोवाइड किए जाते हैं? प्रोड्यूसर सेक्टर को, जिसकी हेल्प से वो क्या करते हैं? वहां पे प्रोडक्शन करते हैं। तो यहां पे लिखिए यूजिंग द फैक्टर इनपुट्स, ये जो फैक्टर इनपुट्स हमने लिए, इन फैक्टर इनपुट्स को यूज करके गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड, गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड। और कौन सा मेरे पास कोई तरीका है सर? ये जो हमारे बेसिकली रॉ इनपुट्स जो हैं, इनपुट्स फैक्टर इनपुट्स जो हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये किसके पास पड़े हैं सर? हाउस होल्ड सेक्टर के पास। तो प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर से क्या लेगा? फैक्टर सर्विसेज लेगा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लेगा, और यहां पे क्या करेगा? प्रोडक्शन जनरेट करेगा। दैट मींस गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा। प्योरली आप अगर यहां पे इन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की फेजेस को समझने के लिए टू सेक्टर मॉडल जो हमने बनाया था स्टार्टिंग में, हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर का, अगर वो याद रखें तो एक एक वर्ड आपको यहां पे क्या होगा? क्लियर होगा, क्लियर? एंड वो चीज आपको नीचे में दोबारा एक्सप्लेन भी कर दूंगा। यस प्लीज। नंबर टू फेज ऑफ इनकम जनरेशन, फेज ऑफ इनकम जनरेशन। यस लिखो, फॉर प्रोवाइडिंग द फैक्टर सर्विसेज, फॉर प्रोवाइडिंग द फैक्टर सर्विसेज द हाउस होल्ड। सर ये कौन सा फ्री में काम करेंगे? द हाउस होल्ड गेट्स फैक्टर पेमेंट्स, फैक्टर पेमेंट्स। अब यहां पे सर फैक्टर पेमेंट्स क्या हुई? अरे सर सिंपल सी बात, हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दिए, हाउस होल्ड सेक्टर ने प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या दिया? फैक्टर सर्विसेज दिए इन द फॉर्म ऑफ सर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। उसके बदले में जो पेमेंट्स, जो मॉनिटरी फ्लो, मनी फ्लो हम रिसीव करेंगे इन द फॉर्म ऑफ लैंड के बदले में क्या मिलेगा? रेंट।
लेबर को क्या मिलेंगी, वेजेस, कैपिटल को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट, एंड एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा, प्रॉफिट। तो जो फैक्टर पेमेंट्स हम क्या करेंगे, रिसीव करेंगे, क्लियर, गेट्स फैक्टर पेमेंट्स, फुल स्टॉप। In this phase there is distribution of income as an outcome of जो हमें प्रोडक्शन के थ्रू, क्लियर, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के थ्रू हमारे पास जो इनकम जनरेट हुई थी, सर हमने कौन सा वो इनकम अपने पास रखनी है। एक बात नॉर्मल सी बताओ, क्लियर, अगर आप कह रहे हो जी फर्स्ट फेज में प्रोडक्शन के अंदर फैक्ट्री वालों ने गुड्स एंड सर्विसेज क्या कर ली, प्रोड्यूस कर दी, तो सर वो उन्होंने कौन सा फ्री में सामान आपसे बनवाया या फ्री में आपसे फैक्ट्री प्रोडक्शन लिए, उसके बदले में आपको जो पेमेंट करेंगे, क्लियर, और वो पेमेंट आएगी कहां से, सर गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करके। सिंपल सी बात कि जो गुड्स एंड सर्विसेज आपने हमारे यहां पे बना के गए प्रोड्यूसर सेक्टर के पास, हम उनको बेच के जो पैसा हमारे पास आएगा वो नेक्स्ट आप लोगों को क्या कर दिया जाएगा, बांट दिया जाएगा। तो नॉर्मल सी बात सर, सबका हिस्सा प्रॉपर वे से वहां पे क्या किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट। जिस पर्सन ने लैंड प्रोवाइड करी सर उसको रेंट दिया जाएगा, जो पर्सन ने लेबर दी सर उसको प्रॉपरली वेजेस वहां पे प्रोवाइड किए जाएंगे। इज दैट क्लियर? सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनकम जनरेशन और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो। एंड थर्ड वन इज सर, सॉरी यहां पे लिखे फेज ऑफ एक्सपेंडिचर। एंड प्लीज मेरे साथ साथ नोट डाउन करते रहिए, क्लियर, क्योंकि मैं नेक्स्ट आगे कंटेंट साथ के साथ बदलता जाऊंगा। प्लीज नोट डाउन साथ साथ प्रॉपर वे से करते रहें, क्योंकि एक्सप्लेनेशन भी साथ साथ ही मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। सो प्लीज आप इसकी नोटिंग साथ साथ करते रहें। एंड नेक्स्ट इज फेज ऑफ एक्सपेंडिचर। यस, नाउ इनकम is spent on purchase of final goods and services। अरे सर अगर हमने इनकम कमाई, ठीक है सर, हमारे पास रेंट आया, वेजेस आए, इंटरेस्ट आया, प्रॉफिट आया, तो वो कौन सा हमने संभाल के रखना है। क्यों, मेरी तो भी कुछ डिमांड्स हैं, मैं अपनी डिमांड्स को पूरा करने के लिए, दैट मींस मैं अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए नेक्स्ट ऑन वो पैसा क्या करूंगा, खर्च करूंगा। और मेरे द्वारा किया गया खर्च, क्लियर, मेरे द्वारा किया गया जो पैसा खर्च है वो किसके पास जाएगा, अगेन फैक्ट्रीज में, क्योंकि नेचुरली गुड्स एंड सर्विसेज वहीं से तो आ रही हैं। तो सर दोबारा फिर वो क्या हो गया, कनेक्टेड हो गया प्रोडक्शन के साथ। तो इसीलिए ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ये 3 फेजेस में ही क्या रहता है, घूमता रहता है, चलता रहता है। क्लियर? Now income is spent on purchase of final goods and services, full stop, when household purchases the goods and services, clear, comma, there is consumption expenditure होता है वहां पे, and when producers purchases the final goods। सर वो तो डिपेंड करता है ना कि आपकी गुड्स को परचेज करने कौन आ रहा है, क्या हाउस होल्ड सेक्टर वाले परचेज करने आ रहे हैं या प्रोड्यूसर सेक्टर वाले परचेज करने आ रहे हैं। व्हेन प्रोड्यूसर परचेजेस द फाइनल गुड्स देयर इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्योंकि सर अगर नेचुरल सी बात है, प्रोड्यूसर परचेज करेगा तो प्रोड्यूसर के लिए तो वो इन्वेस्टमेंट हुई ना जो आपकी गुड्स है। क्लियर? तो यहां पे आज के लेक्चर के अंदर ही आपको ये हल्का सा टॉपिक क्लियर करवाऊंगा अबाउट द
क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स या टाइप ऑफ गुड्स। यार नॉर्मल सी बात सोचो, आप लोग एक्सपेंडिचर करने जा रहे हो, अगर आप एज अ हाउस होल्ड दैट मीन्स फाइनल गुड्स को परचेज करने जा रहे हो फॉर डायरेक्टली सेटिस्फाइंग माई वॉन्ट्स, मैं अपनी वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, क्लियर, मैं गुड्स को परचेज कर रहा हूं फॉर माई वॉन्ट्स, देन आई एम फ्रॉम बिलोंग्स टू हाउस होल्ड सेक्टर एंड दैट एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, क्योंकि मेरी ओर से वो कंजम्पशन के लिए खर्च किया जा रहा है। बट अगर मान लो हाउस होल्ड सेक्टर ने नहीं, किसने गुड्स परचेज करी? सर प्रोड्यूसर सेक्टर ने वो गुड्स को क्या किया? परचेज किया। एंड प्रोड्यूसर सेक्टर वहां पे क्यों परचेज करेगा? फॉर द नेक्स्ट प्रोडक्शन, दैट मीन्स फॉर द फर्दर प्रोडक्शन। तो उनके लिए तो वो क्या एक्सपेंडिचर है? एक तरह का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। सो बेसिकली एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स टू टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर। नंबर वन इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, अगर हाउस होल्ड वाले परचेज कर रहे हैं, एंड सेकेंड वन इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, अगर प्रोड्यूसर सेक्टर वहां पे परचेज कर रहा है। क्लियर? तो नीचे इसकी डायग्राम वहां पे प्रॉपर वे से आप ड्रॉ करें। फर्स्ट ऑफ ऑल यस, डायग्राम वहां पे ड्रॉ करें। नीचे मैं आपको बनाता हूं। यस प्लीज, यहां पे लिखें आप, नंबर वन इज प्रोडक्शन। क्लियर? प्रोडक्शन के अंदर किसकी सर? गुड्स एंड सर्विसेज, ये हमारा फर्स्ट फेज। क्लियर? प्रोडक्शन। नेक्स्ट यहां पे हम क्या लिखेंगे सर? इनकम, इनकम जनरेशन। इनकम जनरेशन ब्रैकेट में आपके पॉइंट के लिए रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट, ताकि आपको याद रहे कि इनकम जनरेशन आपके पास कैसे हुई। ये हमारा सर सेकंड फेज। एंड नंबर थर्ड इज एक्सपेंडिचर, एंड नंबर थर्ड इज एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर कौन कौन की तरह का था सर? या तो वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर था, दैट मीन्स अगर हाउस होल्ड ने किया, या फिर वो अपने आप में इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होगा, अगर किसने किया? अगर प्रोड्यूसर सेक्टर ने किया। तो ये भी अपने आप में क्या हुआ? थर्ड फेज। और ये सर्कुलर फ्लो जो है इस वे से कॉन्टिन्यूटी में चलता रहता है, दैट इज कॉल्ड एज थ्री फेजेस ऑफ circular flow of income. In short word we can say CFOI. क्लियर? ये हैं हमारे थ्री फेसेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। नंबर वन इज सर प्रोडक्शन हुई। प्रोडक्शन के अंदर क्या था? मैंने हाउस होल्ड सेक्टर वालों से, या अगर मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करना चाहूं टू सेक्टर मॉडल, होप्सो आपने वो बना लिया होगा। 3 पॉइंट्स है, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपका एक मीनिंग क्लियर कर दूं। ये सर हमारा हाउस होल्ड सेक्टर था और ये हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर था। सबसे पहले हाउस होल्ड सेक्टर ने प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या प्रोवाइड करी सर? फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करी इन द फॉर्म ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। बिल्कुल सही है। और यहां पे गुड्स एंड सर्विसेज को, प्रोड्यूसर सेक्टर के पास गुड्स एंड सर्विसेज को क्या किया गया? प्रोड्यूस किया गया बाय यूजिंग द फैक्टर इनपुट्स टेकन फ्रॉम द हाउस होल्ड सेक्टर। एंड सर जो पैसा मेरे पास आया, या नॉर्मली जो पैसे मेरे पास होंगे, उनके बदले में जो आपसे फैक्टर सर्विसेज मैंने ली, उनके बदले में मैं आपको क्या करूंगा? फैक्टर पेमेंट्स करूंगा। ये पड़ी सर फैक्टर पेमेंट्स। क्लियर? एंड फैक्टर पेमेंट्स किस फॉर्म में होंगी? रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस और प्रॉफिट। क्लियर है? एंड आपके पास जो पैसा आया, नेक्स्ट वन आप उसको क्या करोगे? खर्च करोगे। तो अल्टीमेट सर बात तो वही चल रही है ना कि फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा फेज आया? प्रोडक्शन का। सेकंड कौन सा आया? इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का। एंड नंबर थर्ड एक्सपेंडिचर। तो अल्टीमेट जो हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है तो ये 3 फेजेस ही हैं जो हम यहाँ पे रीड आउट कर रहे हैं। है तो ये यही 3 फेजेस है ना, इसके अलावा तो और कुछ हम डिस्कस ही नहीं कर रहे यहाँ पे। तो यहाँ पे इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा फर्स्ट फेज, सेकंड फेज एंड थर्ड फेज, प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन एंड एक्सपेंडिचर। इज दैट क्लियर? सो इसकी नोटिंग आप साथ साथ नोट करते जाइए। एंड अब मैं आपके साथ एक नया छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं जो हमारा बेसिकली पेंडिंग था। लास्ट क्लास में भी मैंने आपको कहा था कि हम टॉपिक एक नया लिखेंगे, दैट इज ऑल अबाउट टू स्कूल ऑफ थॉट्स। क्लियर? एक एक्स्ट्रा टॉपिक आपके सिलेबस में यहां पे गिवन है, यहां पे लिखें हेडिंग टू स्कूल ऑफ
thoughts, two school of thoughts, clear, in macroeconomics, in macroeconomics. एक्चुअली ये कोई टॉपिक किस पॉइंट से है, मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड क्लियर कर दूं कि टू स्कूल ऑफ थॉट्स का मतलब क्या है। सर मैक्रो इकोनॉमिक्स में इकोनॉमी के साथ डील करने के लिए ना, जितनी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में हम डील कर रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ इकोनॉमिस्ट ने अपने अपने थॉट, दैट मीन्स अपने अपने सोचने का तरीका या उन प्रॉब्लम्स को डील करने का तरीका, कुछ अजम्पशंस पहले ही काउंट कर रखी हैं। दैट मीन्स यहाँ पे टू स्कूल ऑफ थॉट थे, एक इकोनॉमिस्ट अलग थे कुछ, एंड एक इकोनॉमिस्ट अलग था जिन्होंने अपनी मॉडर्न थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स क्या करी, प्रोवाइड करी। देखो सिंपल सी बात है, ट्रीटमेंट जैसे वर्ड बोलते हैं सर, पुराने जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट थे उनको हमने कवर किया क्लासिकल्स के अंदर। दैट मीन्स जो हमारे ट्रेडिशनल पुराने इकोनॉमिस्ट थे, पुरानी सोच वाले थे, जो अलग वे से इकोनॉमिक्स को एक्सप्लेन करते थे, उनके साथ डील करते थे, वो थे सर ट्रेडिशनल पुराने वाले। एंड आफ्टर दैट डिप्रेशंस के बाद जैसे उनकी थियरीज काम नहीं करी, ट्रेडिशनल्स के अकॉर्डिंग टू प्रॉपर वर्क नहीं हुआ, तो डिप्रेशन की स्टेज आई। एंड डिप्रेशन की स्टेज के बाद उसकी रिकवरी में जो इकोनॉमिस्ट मॉडर्न वे से अपनी थियरी लेके आया, नए तरीके से अपनी थियरी लेके आया, तो उनको हमने अलग थॉट में क्या कर दिया, कवर कर दिया। दैट मीन्स थॉट मीन्स सोच, कि इकोनॉमिस्ट की थिंकिंग हम रीड आउट करने वाले हैं कि क्लासिकल्स जो थे, क्लासिकल्स की क्या थियरी थी, वो क्या सोचते थे, एंड जो केन्जियन न्यू मॉडर्न अप्रोच थी उनकी थियरी वहां पे क्या थी। क्लियर? सो नंबर वन इज क्लासिकल्स, क्लियर? या फिर आप इसको प्रॉपर लिख लें, अगर मैं ये लिखना चाहूं, द क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट। क्लियर? तो मैंने नॉर्मल लिखा द क्लासिकल स्कूल। सर पहले तो आप हमें ट्रेडिशनल थिंकिंग के बारे में पढ़ाएं कि बेसिकली जो ट्रेडिशनल थिंकिंग थी, या जो हमारे ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट थे, उनकी अप्रोच क्या थी, वो क्या सोचते थे कि इकोनॉमी के बारे में, इकोनॉमी क्या है, उसको कैसे रेगुलेट करना है, गवर्नमेंट का कोई रोल होगा या नहीं होगा, रिसोर्सेज की इंप्लॉयमेंट के बारे में उनकी थिंकिंग क्या थी। दैट इज द क्लासिकल स्कूल। क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल, इकोनॉमिस्ट like Adam Smith, James Mill, Marshall, Ricardo advocated, इन्होंने क्या वकालत दी, इन्होंने क्या सुजेस्ट किया सर, एडवोकेटेड फॉर अ फ्री इकोनॉमी। सर इनके अकॉर्डिंग तो ये कहते थे जी इकोनॉमी अपने आप में क्या, फ्री इकोनॉमी है, किसी का कोई लेना देना नहीं है। कहने का मतलब गवर्नमेंट की कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी, जो भी डिसीजन लेने हैं अबाउट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, व्हाट आर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, लाइक प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर, एक्सचेंज, ये सारे जितने भी इन्वेस्टमेंट करना, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज के रिलेटेड टू जो भी डिसीजन लेने हैं, कहते हैं गवर्नमेंट का कोई रोल प्ले नहीं है। प्योरली जो फ्री इकोनॉमी है, मार्केट प्लेयर्स अपने आप क्या लेंगे, इकोनॉमिक डिसीजन लेंगे, क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, कंजम्पशन कैसे होगी, इन्वेस्टमेंट कौन करेगा। तो नेचुरली ये सारे डिसीजन कहते कौन लेंगे, प्राइवेट सेक्टर खुद लेगा। हम यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं चाहते। दैट मीन्स हमारी ओर से फ्री इकोनॉमी है। क्लासिकल्स का जो कहना था, ये क्लासिकल्स मतलब ये जो इकोनॉमिस्ट थे, एडम स्मिथ, जेम्स मिल, रिकार्डो, क्लियर, या मार्शल, इनका जो कहना था। क्लियर? फुल स्टॉप। आगे लिखो, इट इज एन इकोनॉमी इन विच, it is an economy in which the government does not interfere in the areas of production
consumption or investment, that means economic activities, कि इनमें सर गवर्नमेंट की कोई इंटरफेरेंस नहीं होती थी कि क्या होगा कैसे होगा. Decisions, in simple words you can say that decisions regarding किस चीज के सर, what to produce, how to produce, how to produce and for whom to produce, जो बेसिकली आपकी सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं. क्लियर, इनके रिगार्डिंग जो भी डिसीजन है, क्लियर, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्लियर, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस आर determined by the market forces of डिमांड एंड सप्लाई. कहते जी हमारा कोई मतलब नहीं है, गवर्नमेंट यहाँ पे बिल्कुल भी कोई दखलंदाजी नहीं करेगी, कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगी कि प्रोडक्शन कैसे होगी, क्या करना है, कैसे बनाना है, किसके लिए बनाना है, कोई मतलब नहीं है सर. ये सारी की सारी इकोनॉमिक डिसीजंस कौन लेंगी, मार्केट फोर्सेस अपने आप, जो डिमांड सप्लाई होगी वो अपने आप क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे. क्लियर, आगे फुल स्टॉप. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन is the main motive. सर पैसा कमाओ धड़ाधड़ और कुछ नहीं है जी. क्लियर, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द मेन मोटिव ऑफ द प्रोड्यूसर्स. कि प्रोड्यूसर्स का मेन मतलब क्या है, सिर्फ पैसा कमाने से. फुल स्टॉप. द क्लासिकल बिलीव दैट, अच्छी लाइन है ये, द क्लासिकल believed that resources are fully employed. सर ये तो मान के चलते थे पहले दिन से कि रिसोर्सेज हमारे क्या है जी, फुली एम्प्लॉयड है. दैट मीन्स हमारे पास कोई एक्स्ट्रा कैपेसिटी पेंडिंग ही नहीं है कि हम मान के चल रहे हैं कि जितने रिसोर्सेज एम्प्लॉयड हैं सर पहले दिन से ही 100% एम्प्लॉयड है. अरे नॉर्मल सी बात एक बताएं कि ऐसी कौन सी इकोनॉमी है जहां पे रिसोर्सेज पहले से ही 100% फुली एम्प्लॉयड है. फिर तो सर आपके अकॉर्डिंग टू कभी सप्लाई इंक्रीज हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप तो पहले ही 100% पे काम कर रहे हैं. तो मतलब सर ये जो क्लासिकल से इनका तो सोचना यही था, ये तो हमेशा यही सोच के चलते थे कि हमारे अकॉर्डिंग तो रिसोर्सेज फुली एम्प्लॉयड है और हमारा वहां पे कोई भी लेना देना नहीं है. क्लियर, एंड यहां पे नेक्स्ट वन मैं आपको जो कंसेप्ट करवा रहा हूं, फुली एम्प्लॉयड, फुल स्टॉप. आफ्टर दैट नेक्स्ट वन लिखें, इफ देयर इज डिसइक्विलिब्रियम, ये सबसे बढ़िया लाइन है. इफ देयर इज डिसइक्विलिब्रियम, क्लियर, डिसइक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी, या इफ देयर इज डिसइक्विलिब्रियम, अगर ये डिसइक्विलिब्रियम हुआ भी, क्योंकि अल्टीमेट आपका मोटिव क्या था, क्लियर सर, मैक्रो के अंदर हमारा मेन मोटिव था एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का इक्विलिब्रियम मेंटेन रखना. बट सर जिस हिसाब से ये बात कर रहे हैं कि अगर हमारे रिसोर्सेज फुली एम्प्लॉयड हैं, तो अगर कभी डिसइक्विलिब्रियम हुआ भी, क्लियर, अगर हुआ भी, क्लियर, इट विल बी शॉर्ट लिव्ड, बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए होगा. और इतना तो कहते हैं जी चलता रहता है कि माड़ा मोटा डिसइक्विलिब्रियम तो आएगा ही आएगा, कोई खास बात नहीं है. इट विल बी शॉर्ट लिव्ड एंड करेक्टेड बाय मार्केट फोर्सेस थ्रू द ऑटोमेटिक मैकेनिज्म. मतलब आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि आप माड़ी सी बात के लिए वहां पे गवर्नमेंट को इंटरफेयर करवा दो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है. अगर बाय चांस डिसइक्विलिब्रियम हुआ भी, एंड आप लोगों के लिए दोबारा समझा रहा हूं कि कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज ना हो जाए, व्हाट डू यू मीन बाय डिसइक्विलिब्रियम. डिसइक्विलिब्रियम का मतलब क्या है,
हमने इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में रखना है, एग्रीगेट डिमांड को एग्रीगेट सप्लाई के बराबर रखना है। अगर इन एनी केस क्लासिकल्स के अकॉर्डिंग अगर इन एनी केस कभी डिसइक्विलिब्रियम हुआ भी, क्लियर, अगर हुआ भी तो वो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होगा, बहुत ही कम टाइम के लिए होगा, क्योंकि मार्केट फोर्सेस डिमांड एंड सप्लाई अपने आप को दोबारा इस वे से रीएडजस्ट करेंगी कि वो दोबारा फिर किस में आ जाएंगे, इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। दैट मींस इतनी सी बात के लिए आपको गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस करवाने की जरूरत नहीं है, आपके रिसोर्सेज फुली एम्प्लॉयड है, एंड बाय चांस अगर कभी डिसइक्विलिब्रियम हुआ भी वो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होगा, वो अपने आप ही ऑटोमेटिक मैकेनिज्म के थ्रू दोबारा किस में आ जाएंगे, इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। तो इनके कहने का मतलब क्या था कि हम सर गवर्नमेंट को इंपॉर्टेंस प्रोवाइड नहीं करते कि गवर्नमेंट हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो डिसीजंस हमने लेने हैं उनके मैटर्स में दखल अंदाजी करे कि क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, किस सेक्टर को टारगेट करना है, इन्वेस्टमेंट कैसे होगी, कंजम्पशन कहां से कैसे करेंगे। तो इन चीजों के बारे में सर गवर्नमेंट का कोई भी लेना देना नहीं है। इन सिंपल वर्ड्स लास्ट में लिखना चाहेंगे सर, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम is a normal feature of the इकोनॉमी। कहते जी आपको ज्यादा चक्करों में पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमारे तो यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम ही होता है, बिकॉज रिसोर्सेज हमारे ऑलरेडी, हम क्या मान के चल रहे हैं कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो ऑलरेडी फुली एम्प्लॉयड है, तो आपको इतना ज्यादा कुछ वहां पे सोचने की जरूरत नहीं है। क्लियर? सो ये अपने आप में थी क्लासिकल्स की सोच जो हमारे ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट थे। क्लासिकल्स का मतलब भी क्या है, ट्रेडिशनल, पुराने इकोनॉमिस्ट थे, उनका ये मानना था कि गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है जी, गवर्नमेंट को कोई इंटरफेरेंस आपने करने नहीं देनी, और जितने भी इकोनॉमिक डिसीजंस हैं वो मार्केट फोर्सेस अपने आप लेंगी, क्योंकि अगर बाय चांस कभी डिसइक्विलिब्रियम हुआ भी तो वो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होगा, बहुत ही शॉर्ट पीरियड का होगा, क्योंकि मार्केट फोर्सेस अपने आप को दोबारा इस वे से रीएडजस्ट करेंगी कि आपका इक्विलिब्रियम ऑटोमेटिक मैकेनिज्म के थ्रू दोबारा क्या हो जाएगा, अचीव हो जाएगा। सो आपको इतना सोचने की वहां पे जरूरत नहीं है कि क्या करना है या क्या नहीं करना, बट सर गवर्नमेंट को ना लेके आना प्लीज। क्लियर? क्योंकि गवर्नमेंट का कोई भी रोल प्ले यहां पे नहीं है। हमारे अकॉर्डिंग फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज द नॉर्मल फीचर ऑफ द इकोनॉमी। अब इनकी बात को काटने के लिए, गलत प्रूव करने के लिए कौन आए सर? नेक्स्ट हमारा सेकंड स्कूल ऑफ थॉट नंबर 2, द केन्जियन स्कूल। ये थे सर हमारे मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फादर, लॉर्ड J.M. केन्स। क्लियर? मिस्टर केन्स, लॉर्ड केन्स, जिन्होंने अपनी थियरी के थ्रू ये प्रूव किया कि बेसिकली क्लासिकल्स की सोच गलत है सर। क्लियर? जो क्लासिकल सोच के बैठे हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज द नॉर्मल फीचर ऑफ द इकोनॉमी, दैट इज नॉट देयर। एंड कौन सी ऐसी इकोनॉमी है कि जहां पे रिसोर्सेज पहले दिन से ही 100% एम्प्लॉयड है, कि वहां पे कोई एक्सेस कैपेसिटी है ही नहीं? ये सब गलत प्रूव किया, बिकॉज क्लासिकल्स के अकॉर्डिंग जब थ्योरी को अपनाया गया, जब इस सिस्टम के अकॉर्डिंग टू चला गया ऊपर वाले ये क्लासिकल्स के अकॉर्डिंग, तो 1929 में ग्रेट डिप्रेशंस हुए 1929 में। तो उस टाइम पे 1929 की डिप्रेशंस की रिकवरी करने के लिए, उस डिप्रेशन से उठने के लिए, दोबारा उस सिचुएशन में आने के लिए सर केन्स, जो लॉर्ड केन्स थे, केन्जियन स्कूल ऑफ थॉट था, उन्होंने क्या कहा, ये प्योरली प्राइवेट सेक्टर वालों का काम नहीं है। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर, आप खुद बोल रहे हो कि प्राइवेट सेक्टर वाले कब इंटरेस्ट लेते हैं, जब उनको कोई प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा होता है। और एक तरफ सर आप बात कर रहे हैं डिप्रेशन की स्टेज है, तो डिप्रेशन में तो बिल्कुल ही मंदा छाया हुआ है। डिप्रेशन का मतलब क्या है कि मार्केट में जरा सी भी मूवमेंट नहीं है, मार्केट में कोई मनी फ्लो तक नहीं है, तो प्रॉफिट की बात कहां से आएगी? एंड अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो प्राइवेट सेक्टर भी नहीं आएगा सर, नॉर्मल सी बात। तो ऐसे तो सर कभी हम डिप्रेशन की स्टेज में से बाहर ही नहीं आ सकते। क्यों? क्लासिकल्स का कहना क्या था? क्लासिकल्स कहते थे गवर्नमेंट को इंटरफेयर नहीं करने देना। अरे हम नहीं करने देंगे, बट कम से कम फिर प्राइवेट सेक्टर को तो कहो
कि डिप्रेशन में से रिकवरी करवाएं, वो करते नहीं थे। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि सर प्रॉफिट मोटिव नहीं था, डिप्रेशन की तो स्टेज आई हुई है। तो वहां पे डिप्रेशन की रिकवरी में से आने के लिए उस ट्रेडिशनल अप्रोच को, जो क्लासिकल्स वाले कहते थे, उस ट्रेडिशनल अप्रोच को क्या किया गया? रिजेक्ट किया गया, और मॉडर्न थियरी को वहां पे क्या किया गया? अडॉप्ट किया गया, जिसमें गवर्नमेंट को एक प्रॉपर रोल वहां पे प्रोवाइड किया गया कि गवर्नमेंट ही है जो इकोनॉमी को प्रॉपर वे से क्या करती है? रेगुलेट करती है, एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में रन करने में, स्मूथ वे में रन करने में क्या करती है? हेल्प करती है। और ठीक है, प्राइवेट सेक्टर वाले जो मर्जी काम कर लें, जितना मर्जी काम कर लें, कोई इशू नहीं है, बट गवर्नमेंट अपना एक अलग से ही क्या कर रही है? रोल प्ले कर रही है। लाइक आज के टाइम पे लगा लो, अब सर लॉकडाउन की सिचुएशन है, प्राइवेट सेक्टर बताओ क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है? सिर्फ गवर्नमेंट ही है जो ऑल ओवर इंडिया को क्या कर रही है? प्रॉपर वे से रन कर रही है। आज की सिचुएशन जो है, प्योरली लॉकडाउन की सिचुएशन, गवर्नमेंट अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल क्या कर रही है? प्ले कर रही है। प्राइवेट सेक्टर तो सारा ही बंद है सर, तो लोगों को खाना कहां से मिल रहा है? इज दैट क्लियर? तो यही चीज, यही बात किसने उठाई? केन्जियन स्कूल ने। यस प्लीज, यहां पे लिखें, दिस स्कूल ऑफ थॉट, दिस स्कूल ऑफ थॉट is advocated by Lord Keynes। ये एन नहीं एम है, सॉरी, केन्स, क्लियर? लॉर्ड केन्स, फुल स्टॉप। ही सुजेस्टेड, उन्होंने क्या सुजेस्ट किया? ही सुजेस्टेड, कब? आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 के जो ग्रेट डिप्रेशन आए थे, उनके बाद क्या किया? ये सुजेस्ट किया दैट द गवर्नमेंट मस्ट इंटरफेयर टू करेक्ट, कि अगर आपने उस डिसइक्विलिब्रियम को करेक्ट करना है, टू करेक्ट डिसइक्विलिब्रियम, फुल स्टॉप। ही स्ट्रेस्ड, और इस बात पे स्ट्रेस दिया, ही स्ट्रेस्ड दैट गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड, government intervention is required in the areas of production, consumption, वही ऊपर वाले जहां पे इनको रेजिस्ट किया था, consumption, production, investment to correct underemployment। जैसे आपने ऊपर वर्ड क्या कहा था? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, यहां पे वर्ड क्या बोल रहे हैं? अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, बाय क्रिएटिंग न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज। अब सर मंदे के टाइम पे जब सारा कुछ ठप हो चुका, कोई बिजनेस वहां पे प्रॉपरली रन नहीं कर रहा, तो प्राइवेट सेक्टर वहां पे इन्वेस्टमेंट कैसे कर देगा? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर, हम जैसे लोग प्राइवेट सेक्टर कब पैसा इन्वेस्ट करते हैं? जब मार्केट में उछाल दिखता है, जब मार्केट में आपको प्रॉफिटेबिलिटी दिखती है कि अच्छे पैसे बनेंगे, तब हमारे जैसे इन्वेस्टर्स वहां पे पैसा क्या करते हैं? इन्वेस्ट। बट सर व्हाट इफ अगर मार्केट में डिप्रेशन की स्टेज है, मार्केट में बिल्कुल ही मंदी चाहिए हुई है, तो उस टाइम पे क्या होगा? उस टाइम पे गवर्नमेंट ही है जो आपको डिप्रेशन की स्टेज में से बाहर लेके आएगी, गवर्नमेंट ही है जो अपना रोल वहां पे क्या करेगी? प्ले करेगी। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि हर टाइम फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज द नॉर्मल फीचर ऑफ द इकोनॉमी? सर वो क्लासिकल्स की सोच है, जिनके कारण ये 1929 का डिप्रेशन आया।
अगर उनकी सोच इतनी सही होती, उनका थॉट इतना ही अच्छा होता, तो डिप्रेशन की स्टेज में हम क्यों आते? अगर उनकी थियरी इतनी ही अच्छी होती तो प्राइवेट सेक्टर वालों ने डिप्रेशन से रिकवरी करने के लिए कंट्रीब्यूट क्यों नहीं किया? फिर हमें गवर्नमेंट को ही क्यों याद किया गया? बिकॉज सर अपने आप में गवर्नमेंट ही है जो इस तरह का रोल वहां पे क्या करती है, प्ले करती है। इज दैट क्लियर? सो यहां पे जो टॉपिक हमने डिस्कस किया अबाउट द क्लासिकल स्कूल एंड केन्जियन स्कूल, ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लस आपके फर्स्ट टॉपिक के अंदर या सेकंड टॉपिक के अंदर क्या है, डिस्कस्ड। एंड जो टॉपिक्स मैं आप लोगों को करवा रहा हूं सर, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में फर्स्ट और सेकंड टॉपिक आपका कंबाइंड होगा, क्योंकि मैं आपको करवा रहा हूं कंसेप्ट वाइज। क्लियर? मेन टॉपिक्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है इंपॉर्टेंट, मैं आपको वो चीज वहां पे क्या करवा रहा हूं, डन। अगर आपको कोई भी डाउट फील हो रहा है कि बेसिकली सर हम बुक में से कौन सा टॉपिक कर रहे हैं कौन सा नहीं, तो आप अपना फर्स्ट टॉपिक मैक्रो का और सेकंड टॉपिक वहां पे कॉरलेट कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। तो ये सारा कंटेंट जो जो टॉपिक्स हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ये आपको बुक के अंदर वहां पे मिलेंगे ही मिलेंगे। क्लियर? बट जितने भी लेक्चर्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, प्लीज जितने भी लेक्चर्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, एक ही रिक्वेस्ट है कि प्रॉपर वे से इसको अटेंड करें, इसकी नोट डाउन करके रखें, बिकॉज ये वाला जो कंटेंट है ये दोबारा मैं वहां पे नहीं करवाने वाला फेस टू फेस, एंड जो इसमें एडिशंस करवानी होगी, नया कंटेंट करवाना होगा, वो मैं आपको टाइम टू टाइम करवाता रहूंगा। इज दैट फाइन? ओके, सो आज के टॉपिक के अंदर देखिए सिर्फ दो टॉपिक्स हम डिस्कस कर पाए। नंबर वन इज फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड नेक्स्ट इज टू स्कूल ऑफ थॉट्स। एंड नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और भी अच्छा कंटेंट क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स के बारे में कुछ डिफरेंसेस आपके सामने लेके आऊंगा। बेसिकली प्रोड्यूसर गुड्स क्या हैं, फाइनल गुड्स क्या हैं, इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स का डिफरेंस क्या है, क्या प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स होती हैं या कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स होती हैं। तो काफी अच्छा कंटेंट आपको नेक्स्ट लास्ट लेक्चर के अंदर मिलेगा। इज दैट फाइन? ओके, थैंक्स अ लॉट एंड स्टे ट्यून्ड विद मी फॉर द लेक्चर्स। एंड अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक्स अ लॉट।